हेलो बच्चों। अ, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग पूरा इंटरफेरेंस और उसके पीछे रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो अगर इसका एग्जांपल लें तो सिंपली आप देखते होंगे कि मान लीजिए आप किसी रूम में हैं और आपके बगल वाले रूम में कोई पर्सन है, वो वहां से बोल रहा है। तो आपको बगल वाले रूम की आवाज अपने रूम में सुनाई देती है। जैसे मान लीजिए ये रूम है, ये एक गेट है, ठीक। यहाँ कोई पर्सन बोल रहा है और बगल में आपके पास आपका रूम है ये, और ये आपका गेट है, ठीक है। जब कोई पर्सन बोल रहा है तो मान के चलिए दो ऑप्शन है, या तो उसकी आवाज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी, या तो उसकी आवाज वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही होगी। और वेव कैसे चलता है ये बात इंटरफेरेंस, वो ये बात हाइगेंस वेव थ्योरी से आपको पता है। अब जब वेव चल रहा होगा तो वेव कैसे चलेगा? अगर अगर साउंड स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो वो सीधे निकल जाता, ठीक। तो कभी यहाँ आवाज सुनाई ही नहीं देती, लेकिन हम लोगों को आवाज सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? तो इसकी वजह है कि लाइट जो साउंड है वो किस फॉर्म में निकल रहा है? वेव के फॉर्म में निकल रहा है। पर अगर वेव के फॉर्म में भी निकल रहा है तो वो भी तो उसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां ये कॉर्नर है, जहां ये आपके गेट का क्या है, कॉर्नर है, जब साउंड वहां पहुंचता है तो वो फिर फैल जाता है। और जब आपके गेट के सामने इस कॉर्नर पे पहुंचता है तो वो साउंड फिर से बेंड हो जाता है और आप तक पहुंचने लगता है। यानी साउंड ऐसे चल के ऐसे आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो वेव जो होती है वो जब किसी कॉर्नर से, जब किसी कॉर्नर के सामने, जैसे मान लीजिए हाथ है, ऐसे वेव जा रही है, जब यहाँ इस कॉर्नर पे पहुंचेगी तो बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट रे का बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब किसी भी वेव का बेंडिंग ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। आइए डिफ्रैक्शन को अच्छे से क्लियरली समझते हैं। साउंड वेव के बारे में तो आप जानते हैं कि साउंड वेव एक रूम से दूसरे रूम में भी सुनाई देता है। इवन हमें उन लोगों की आवाज भी सुनाई देती है जो लोग हमारे से डायरेक्ट कह सकते हैं कि इंटरेक्शन में नहीं है, हमारे से स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि हमारे और उनके बीच में सपोज करिए कोई दीवार है, तब भी हमको उनकी आवाज सुनाई देती है अगर वो सफिशिएंटली स्ट्रांग है तो। लेकिन पीछे वाले रूम से आगे के रूम में लाइट नहीं आती है, आपको उनकी इमेज दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा क्या कारण है कि साउंड वेव का बेंडिंग आसानी से हो जाता है जबकि लाइट वेव का बेंडिंग आसानी से नहीं होता है, या होता भी है तो हमें दिखाई नहीं देता है? ये सभी चीजों का जो आंसर है वो हमें मिलेगा डिफ्रैक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कहते हैं विवर्तन। विवर्तन एक वर्ड है, विवर। विवर, इस विवर का अर्थ होता है बहुत पतला छोटा छेद। जैसे चींटियों के घर को क्या कहते हैं? विवर कहते हैं। चींटियों के घर को क्या कहते हैं? विवर कहते हैं। एक सेकेंड। अब देखिए लाइट का जो एक फेनोमेनन है डिफ्रैक्शन, वो कैसे है? तो देखिए मान लीजिए कि कोई बड़ा सा कार्डबोर्ड है या कोई बड़ा सा ओपेक मटेरियल है, ठीक है। उस ओपेक मटेरियल में एक बड़ा सा होल है, ठीक है। बड़ा है, काफी बड़ा होल है। तो काफी बड़े होल में जब लाइट पास होती है तो क्या होता है? जब लाइट पास होती है तो ये लाइट सीधे निकलती चली जाती है, ठीक। ये लाइट सीधे निकल के चली जाती है। अब अगर हम यहाँ स्क्रीन लगा दें, यहाँ हम क्या लगा दें? स्क्रीन लगा दें, तो हम पाएंगे कि इस स्क्रीन पर सबसे ज्यादा उजाला होगा इस पोर्शन पे,
यानी इस पोर्शन पर पूरी तरीके से लाइट पहुंचेगी, क्योंकि ये सारी की सारी लाइट इस पोर्शन पे पहुंचेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? बड़े बड़े पोर्शन की वजह से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि जहां तक लाइट आ रहा है वहां तक तो उजाला होना चाहिए, लेकिन हम पाते हैं कि थोड़ा बहुत लाइट इस तरफ भी, इस पोर्शन में भी, यानी जो परछाई वाला हिस्सा है वहां भी पहुंचता है, यानी कुछ लाइट, हल्का फुल्का लाइट यहाँ पे भी पहुंचता है। और जैसे जैसे हम इस होल को कम करते जाते हैं, वैसे वैसे इस साइड में पहुंचने वाली लाइट और नीचे इस साइड में पहुंचने वाली लाइट का जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। कैसे? मान लीजिए हम यही होल इस तरीके से कर दें और पतला, ठीक, तो जो स्क्रीन पर लाइट पहुंचने वाली लाइट होगी वो कैसे पहुंचेगी? तो देखिए वो पहुंचेगी इस तरीके से। जो लाइट सीधे होल से आ रही वो तो सीधे निकल गई, लेकिन जो लाइट कॉर्नर पे पहुंची है वो लाइट कॉर्नर से थोड़ा बहुत क्या हो गई, बेंड हो गई। लाइट कॉर्नर से थोड़ा बहुत क्या हो गई, बेंड हो गई। तो यहाँ तो हमको लाइट मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ तो हमको इंटेंस बीम मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ नीचे और ऊपर के पोर्शन में भी हमको थोड़ा बहुत लाइट मिलना स्टार्ट हो जाता है, मिलता है। इस बेंडिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग? इसी बेंडिंग को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अगर इसी छेद को और छोटा कर दें, इसको और पतला कर दें, तो इस पोर्शन में जाने वाली लाइट और इस पोर्शन में जाने वाली लाइट की अमाउंट अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर हम डिफ्रैक्शन को, इस जो फैलाव को है ना, इस फैलाव को कहते हैं फ्लेयरिंग। क्या कहते हैं? फ्लेयरिंग, या इसी को आप कह सकते हैं स्प्रेडिंग, ठीक, या इसी को कह सकते हैं बेंडिंग। बेंड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, किसी कॉर्नर से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसके बाद डिफाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आपके पास होना चाहिए वो है कि आपने कभी आसमान में, कभी आपने नीले आसमान में, एकदम साफ स्काई में, ब्लू स्काई में अगर आप ऊपर देखे हो कभी या देखिएगा, तो आप पाते होंगे कि आपके आंख के सामने छोटे छोटे डॉट्स और छोटे छोटे लाइंस सामने ट्रेवल करते हैं। ठीक है, या कभी आंख मीचने पर भी वो आपको चीजें वो आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, कैसे दिखती हैं? तो जब हम कभी भी ब्लू स्काई को देखते हैं, यानी कि क्लियर स्काई को देखते हैं अपनी आंख से ऊपर की तरफ, तो हमको कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे कुछ सीधे सीधे कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ इस तरीके के पैटर्न दिखाई देते हैं हमको अपनी आंख के सामने। ठीक, ऐसे ऐसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अपनी आंख को मीचने पर, या आप जब किसी क्लियर स्काई को आप बहुत देर तक या देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपकी आंख के सामने ये चीजें का एक इमेज बनने लगता है अपने आप। इन चीजों को कहते हैं फ्लोटर्स। इन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटर्स, FLOATERS, फ्लोटर्स। फ्लोटर्स माने जो फ्लोट करते हैं। ठीक, अब सवाल है ये क्यों बन रहे हैं? तो इसकी वजह है कि जो हमारी आंख के आई बॉल में एक विट्रियस ह्यूमर था, विट्रस ह्यूमर, उस विट्रस ह्यूमर के सामने, यानी उस विट्रस ह्यूमर के जो पार्टिकल्स हैं उससे जब कोई लाइट पास करती है, विट्रस ह्यूमर वाली इतना छोटा सा एक पार्टिकल है, उसके सामने से जब लाइट पास करती है तो वो लाइट ऐसे बेंड होके निकल जाती है। ठीक, लाइट बेंड होके क्या होगी, निकल जाएगी। पर जितना एग्जैक्ट लाइट यहाँ पहुंचना चाहिए था वो ना आके थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमको ऐसे इमेज दिखने लगता है। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ, ठीक, कुछ इस तरीके का इमेज दिखने लगता है। इसका कॉज है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो विट्रस ह्यूमर के पार्टिकल्स की वजह से
आंख में हमको फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, मेगाफोन। मेगाफोन, मेगाफोन कैसे, आपने देखा होगा कि कभी कभी भीड़ में बोलने के लिए या ज्यादा भीड़ में बोलने के लिए हम लोगों को एक माइक की आवश्यकता पड़ती है, और वो माइक का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का ऐसे हैंडी लगा होता है। बहुत सारे मूवीज में मिल जाएगा आपको, लगान में मिल जाएगा, लगान में वो लेके चिल्लाता है ना। आपको फुटबॉल के गेम्स में दिख जाएगा, चीयर लीडर्स वगैरह यूज करती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको कहते हैं मेगाफोन। अब होता क्या है कि फुटबॉल के या क्रिकेट के मैदान में, फील्ड में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ऑडियंस ज्यादा होते हैं। अब उन सबके शोर की वजह से जो चीयर लीडर्स की आवाज है, वो चीयर लीडर्स की आवाज या किसी भीड़ में किसी एक पर्सन की आवाज बहुत क्लियरली नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर आपस में बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है कि अगर हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज जो है फ्लेयर ज्यादा कर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इसका रेडियस या कह सकते हैं इसका साइज, ठीक है, उतना ज्यादा है नहीं। तो साउंड वेव जो है, साउंड वेव आसानी से क्या कर जाता है, फ्लेयर कर जाता है, यानी फैल जाता है। यानी अगर हम अपने मुंह से बोलें तो जो साउंड वेव है वो ऐसे फैलते हुए चला जाएगा, मतलब सब डायरेक्शन में फैलते हुए जाएगा। ठीक है, अब जब सभी डायरेक्शन में फैलते हुए जाएगा तो हमारी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लेयरिंग हो गई है। क्या हो गई है? फ्लेयरिंग हो गई है। फ्लेयरिंग माने स्प्रेडिंग या बेंडिंग हो गई है। ठीक, उसकी जगह पे अगर हम मेगाफोन का यूज करते हैं तो मेगाफोन के पीछे वाले साइड का जो पोर्शन होता है, ये वाला, उसका साइज बड़ा होता है। और जब उसका साइज बड़ा होता है तो इसका साइज बड़ा होने की वजह से जो लाइट, जो साउंड वेव का फ्लेयरिंग होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। अब सिंपली सिर्फ इतने ही तो पोर्शन में फैलेगा। तो फ्लेयरिंग कम होने की वजह से, यानी लेस फ्लेयरिंग होने की वजह से इसकी आवाज तब हमारी कहाँ तक जाएगी, दूर तक जाती है, या चीयर लीडर्स की आवाज दूर तक जाती है। तो मेगाफोन यूज करते हैं ताकि हम इस बेंडिंग ऑफ लाइट को, यानी सॉरी बेंडिंग ऑफ साउंड को, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड को क्या कर सकें, रोक सकें। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्प्रेडर या बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ दिस होल। क्लियर है? एक एग्जांपल और उठाते हैं, वो है हमारा कि साउंड का डिफ्रैक्शन, मतलब लाइट का डिफ्रैक्शन या साउंड, किसी चीज का, किसी वेव का डिफ्रैक्शन किससे होता है? तो एजेस से होता है। किससे होगा? एजेस से। एजेस माने किनारी से, किनारी से, किसी किनारी से। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉर्नर है, ठीक, कोई चीज है, कोई कॉर्नर है। अब कोई साउंड या कोई लाइट, अभी हम साउंड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कोई साउंड आया यहां से, कोई आप खड़ा होके बोल रहे हैं, सिंपल है कि ऐसे साउंड आ रहा है। तो वेव, आपको पता है कि वेव प्लेन वेव आएगा अगर दूर से आए तो, यानी एक्चुअली वेव फ्रंट इस तरीके से आ रही होगी, और उस वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किए हैं हम ब्लू कलर की, ब्लू कलर से। अब देखिए, जो साउंड वेव के रास्ते में कोई चीज आई ही नहीं, वो तो सीधे निकल गया। ठीक, क्लियर है? लेकिन जिस साउंड वेव के रास्ते, और जो साउंड वेव बहुत ज्यादा दूर था वो पीछे निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसका रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा और वो पीछे चला जाएगा, मतलब बेसिकली उसी डायरेक्शन में। लेकिन जो साउंड वेव इस कॉर्नर पर पहुंचा है, इस एज पे पहुंचा है, उसका क्या होगा? तो हाइगेंस की थियरी कहती है कि वेव फ्रंट के सभी पार्टिकल नए सोर्स के जैसा बिहेव करते हैं। तो जो पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, उस पॉइंट से क्या होगा? उस पॉइंट से हमारा एक नया वेव फ्रंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो लाइट फिर वो साउंड या लाइट क्या होगी, ऐसे फैल जाएगी। क्लियर है? इसी फैलने को, इसी स्प्रेडिंग को, इसी फ्लेयरिंग को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि अब तक आपको सफिशिएंट एग्जांपल और सफिशिएंट क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है, फ्लेयरिंग है या स्प्रेडिंग है या फिर आप कह सकते हैं कि बेंडिंग है। इसका एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं कि जब कोई चिड़िया आसमान में उड़ती है तो जनरली हमें उसकी परछाई दिखाई नहीं देती है, जबकि वो कुछ लाइट को तो ब्लॉक कर रही है ना, तो नीचे उसकी परछाई बननी चाहिए, पर आसमान में उड़ती चिड़िया की परछाई नहीं बनती है। इसका मतलब है कि जिस पोर्शन में इसकी परछाई बननी चाहिए थी, शैडो बनना चाहिए था, उस पोर्शन में भी लाइट क्या हुई है, पहुंच गई है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, सो डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट या फ्लेयरिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग या फ्लेयरिंग यानी फैलाव, फ्लेयरिंग ऑफ लाइट वेव्स, light when it passes through small obstacle in its path, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोला है, स्फीयर है, ओपेक है, ठीक है। अब आपने कोई लाइट बीम यहां से भेजा, तो एक्सपेक्टेड क्या है हमसे, एक्सपेक्टेड ये है कि अगर हम यहाँ स्क्रीन लगा दें तो इस स्क्रीन पे बाकी पोर्शन पे तो लाइट पहुंचेगी, लेकिन बाकी पोर्शन पे तो क्या होगा, लाइट पहुंचेगी, लेकिन जितने पोर्शन में ये चीज है, ये बॉडी है, उतने पोर्शन में यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए, कंप्लीट डार्क मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, कंप्लीटली डार्क मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई पोर्शन में, इस पोर्शन में कोई लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए। यही तो आप सोचेंगे कि सिंपल कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली डार्क मिलना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे बीचों बीच कुछ लाइट मिलेगी, यानी बीचों बीच डार्क नहीं होगा, बल्कि एकदम सेंटर में ब्राइट होगा, उसके ऊपर और उसके नीचे कहीं कहीं डार्क और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, कहीं कहीं डार्क और कहीं कहीं क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। और बाकी पोर्शन में जहां सीधे लाइट गई है वहां तो आपको ब्राइट मिलेगा ही मिलेगा। इसका बेसिकली मतलब है कि लाइट रे जब यहाँ पहुंचती है, यानी जब उस कॉर्नर पर उस बॉडी के सरफेस पर पहुंचती है, तो लाइट रे ऐसे बेंड करते हुए चली जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या कहते हैं, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण या प्रकाश पुंज किसी छोटे अवरोध से होकर के गुजरता है, तो वह उस अवरोध पर क्या होगा, फैलना प्रारंभ कर देता है। इस परिघटना को, इस फेनोमेनन को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। बेंडिंग ऑफ लाइट या फ्लेयरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू एनी small obstacle in its path is known as, then this phenomenon is called as diffraction of light. diffraction of light मतलब diffraction सभी वेव का होता है, नहीं, diffraction is the characteristic property of wave। ये क्या है, ये characteristic property है, characteristic प्रॉपर्टी ऑफ वेव, यानी सभी वेव क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन करते हैं। सभी वेव क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन करते हैं। इससे प्रूफ होता है, अगर लाइट का डिफ्रैक्शन होता है तो ये प्रूफ करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ये क्या प्रूफ करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। सभी लाइट का क्या होगा, सभी वेव का क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। यानी चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे वाटर वेव हो, कोई भी वेव हो, ठीक है ना, सभी वेव का क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ठीक, ये वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूफ करता है, बट इट डज नॉट गिव्स
idea about it, does it not give any idea about any idea about किसके, about nature of wave, ये हमको कोई आइडिया नहीं देता कि वेव का नेचर कैसा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों ही वेव से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो हाइगन की थ्योरी के हिसाब से लाइट कैसा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होना चाहिए, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने ईथर का कंसेप्ट दिया था। तो अगर लाइट लॉन्गिट्यूडिनल है तो भी डिफ्रैक्शन होता है, अगर लाइट ट्रांसवर्स है तो भी डिफ्रैक्शन होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ध्यान रखिए, दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम किसी लाइट को किसी एज से पास कराते हैं, यानी किसी ऑब्स्टेकल से पास कराते हैं, मान लिया हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में छेद कर दिया, बहुत स्मॉल साइज का छेद कर दिया, और उसके सामने एक स्क्रीन लगा दी कि क्या हो रहा है ये हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। तो लाइट पास होनी चाहिए ऐसे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि सिंपल भाई, जहां तक लाइट पास करेगी वहां तो हमको उजाला मिलेगा, लाइट मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगी, यानी ब्राइट पैटर्न मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक होना चाहिए, उसके नीचे ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि इसका शैडो यहाँ बनेगा, इसका शैडो यहाँ बनेगा। पर जब एक्चुअल फेनामेना हुआ तो ये हुआ कि इस सेंटर में तो हमको मैक्सिमम लाइट मिली, यानी इस सेंटर में तो हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, लेकिन इसके ऊपर भी हमको कहीं कहीं डार्क और कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंजेस मिले। कहीं कहीं क्या मिला, डार्क फ्रिंजेस, और कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंजेस मिली, ठीक, कहीं कहीं हमको डार्क मिला, कहीं कहीं क्या मिला, ब्राइट मिला। इस फेनामेनन का एक रिजल्ट, इस फेनामेनन से एक बात क्लियर हुई कि जब लाइट सीधे आ रही तो जो सीधे पहुंची वो तो सीधे निकल गई, लेकिन जो पोर्शन ऑफ लाइट एज पर पहुंचा वो फिर से फैल गया सभी डायरेक्शन में। जो पोर्शन यहाँ पहुंचा वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, फैल गया, यानी ऐसे आया इधर निकल गया, ऐसे आया इधर निकल गया, ठीक है, हर पोर्शन में। और ये जो लाइट्स हैं जब ये आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो अलग अलग पोर्शन में इंटरफेरेंस की वजह से अलग अलग इंटेंसिटीज ऑफ लाइट हमको मिलती है, ठीक है। तो देखिए एज पर लाइट का क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। जितना ज्यादा छोटा होगा एज, जितना ज्यादा स्मॉल होगा क्या एज, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, फ्लेयरिंग होगा, यानी narrower is the slit, जितना ज्यादा स्लिट क्या होगा, पतला होगा, ग्रेटर विल बी द फ्लेयरिंग, ग्रेटर इज द फ्लेयरिंग, ग्रेटर इज द फ्लेयरिंग, यानी स्प्रेडिंग, यानी बेंडिंग। जितना ज्यादा नैरो स्लिट होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग या फ्लेयरिंग होगा। अगर हम इस स्लिट को और छोटा कर दें तो बेंडिंग और ज्यादा होने लगेगा। अब ये है कि सर हमको हर चीज से ये फ्लेयरिंग दिखाई क्यों नहीं देती है, इसकी वजह है कि फ्लेयरिंग उसी चीज से होगी जिसका साइज, वो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जिसका साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होगा नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है, विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना है, 8000 एंगस्ट्रॉम के। वैसे एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू ने एक रेंज ले रहे हैं, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कह सकते हैं 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर के रेंज में लाइट ऑफ वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब इस साइज का ऑब्स्टेकल अगर लाइट के रास्ते में आएगा तो डिफ्रैक्शन शो होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिफ्रैक्शन शो नहीं होगा।
अब क्योंकि ये साइज बहुत छोटा है और हमारे लिए डेली लाइफ में जो मिलने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज इतना नहीं है, इसलिए या इससे ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हमको नॉर्मल ऑब्स्टेकल्स से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो नहीं होता है, कभी भी ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। क्लियर है? जबकि साउंड के केस में देखें तो जो साइज ऑफ साउंड का वेवलेंथ है, साउंड का वेवलेंथ है लगभग 1.6 सेंटीमीटर से लेकर के लगभग 16 सेंटीमीटर के रेंज में। ठीक, तो साउंड जो साउंड की बात मैं कर रहा हूँ, विजिबल साउंड की बात, मतलब ऑडिबल साउंड की बात कर रहा हूँ। अब ऑडिबल साउंड के इस रेंज में हमको ज्यादातर चीजें मिलती हैं, चाहे कोई कॉर्नर हुआ दीवार का या कोई भी बॉडी हुई, कोई चीज हुआ उसके कॉर्नर्स हुए, वो सभी चीजें हमको लगभग इस रेंज में मिलती हैं। इसलिए साउंड वेव का डिफ्रैक्शन आसानी से शो होता है, पर लाइट वेव का डिफ्रैक्शन हमको आसानी से शो नहीं होता है। क्लियर? तो डिफ्रैक्शन के बारे में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव, यानी किसी भी तरीके का वेव हो, किसी भी नेचर का वेव हो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करता है। सेकेंड, वेव नेचर कैसे प्रूफ होगा? वेव नेचर प्रूफ हुआ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। साउंड, लाइट, वाटर सभी टाइप के वेव को डिफ्रैक्शन प्रोसेस को, फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन को शो करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव से होता है, इसलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें नेचर ऑफ द वेव के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। ठीक है, जितना ज्यादा नैरो होगा स्लिट उतना ही ज्यादा होगी फ्लेयरिंग। साइज ऑफ ऑब्स्टिकल लगभग वेवलेंथ ऑफ लाइट के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन हमको क्लियरली दिखाई देगा। सेंटर पे क्या मिला है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, उसके ऊपर अल्टरनेट मैक्सिमम मिलता गया है। इसको हम फिर आगे क्लियरली समझेंगे क्योंकि इसी का हमारा चैप्टर ही है, अब इसी बेसिक्स है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए डिफ्रैक्शन की लड़ाई शुरू क्यों हुई और कब हुई और कैसे इसके बारे में लोगों का नॉलेज बढ़ाया, कैसे लोगों ने इसके बारे में खोजना स्टार्ट किया, कैसे इसके बारे में लोगों ने सोचना समझना स्टार्ट किया। तो आइए इसके पीछे एक कहानी समझते हैं। बड़ा फेमस कहानी, बहुत फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। आइए देखते हैं कि वो स्टोरी क्या है, यानी स्टोरी क्या है वो स्टोरी जिससे आपको डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और याद रहेगा। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि 1678 में क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या दिया? वेव थियरी ऑफ लाइट दिया। क्या दिया? वेव थियरी ऑफ लाइट दिया। और इसमें उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और लाइट को वैक्यूम में ट्रेवल करने से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि वैक्यूम होता ही नहीं है, पूरी दुनिया में एक मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम ईथर फैला हुआ और लाइट उसी ईथर के माध्यम से इधर उधर ट्रेवल करती है। और क्या कहा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट। अलग अलग कलर के लिए जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स की थियरी, सेकेंडरी वेवलेट्स की क्या दी? थियरी दी, यानी थियरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स दिया या प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स दिया। ठीक, 1745 के आसपास न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, आपको याद होगा तो कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट दिया। कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट दिया। मैंने इन दोनों का अलग अलग लेक्चर बना के आपके चैनल पर, मतलब चैनल पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट कहती है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? कार्पसल्स कहते हैं। ठीक, तो इन कार्पसल्स के फॉर्म में लाइट चलती है। अब अगर लाइट कार्पसल्स के फॉर्म में चलती है तो वो हमेशा कैसा चलना चाहिए? स्ट्रेट चलना चाहिए। और अगर लाइट स्ट्रेट चलती
तो डिफ्रैक्शन कभी होता नहीं होता, क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए लाइट को बेंड करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि या तो न्यूटन की थियरी गलत है या तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता ही नहीं है। ठीक, अब आपको पता है कि जो न्यूटन की सुप्रीमेसी यानी न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो न्यूटन की थियरी है, न्यूटन को मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनके बारे में या इनकी बातों के अपोजिट डायरेक्शन में बात करना उस समय लगभग किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, और लोग करते भी तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। अब 1804 में आपको याद है थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया किस चीज का, जिसे हम कहते हैं YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रूफ कर दिया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को क्या किया? प्रूफ किया। इसी बीच के आसपास, इसी टाइम ड्यूरेशन के आसपास फ्रांस के एक मिलिट्री इंजीनियर ने जिनका नाम था ऑगस्टिन फ्रेस्नल। नाम क्या था? ऑगस्टिन फ्रेस्नल। इन्होंने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया, कहाँ? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में। कहाँ किया? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में। और किससे रिलेटेड था ये पेपर? किससे रिलेटेड था ये पेपर? रिलेटेड था, आप गेस करिए किससे? ये पेपर रिलेटेड था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। अब यानी पूरी रिसर्च पेपर दिया, पूरा प्रैक्टिकल्स के थ्रू पूरी हर चीज को थियोरेटिकली समझाने की कोशिश की कि लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, और लाइट का अगर डिफ्रैक्शन होता है तो भैया मेरा ये रहा रिसर्च पेपर, और हमको क्या चाहिए? नोबेल प्राइज चाहिए टाइप का, मतलब कुछ हमको अवार्ड चाहिए। ऐसे नहीं कहा होगा, लेकिन थियरी दिया, पेपर, रिसर्च पेपर सबमिट किया, कहाँ? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में। अब हुआ क्या कि जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में जो ज्यादातर मेंबर्स थे वो मानने वाले भाई किसके? न्यूटन के। अब हुआ क्या कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को मानने वाले, न्यूटोनियन ऑप्टिक्स को मानने वाले लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को या वेव नेचर ऑफ लाइट की थियरी को मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक, तो इन लोगों ने क्या किया? मजा लेने के लिए कि चलो ऐसा करते हैं, एक एस्से लिखवाते हैं और सबसे लिखवाते हैं। ठीक, तो इन लोगों ने मजे लेने के लिए, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के लोगों ने मजे लेने के लिए एक प्राइज कंपटीशन रखा। एक क्या रखा? प्राइज कंपटीशन रखा। और प्राइज कंपटीशन का टॉपिक था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, टॉपिक था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी सिंपली डिफ्रैक्शन। और कहा कि भाई सब लोग एस्से लिखो, जिसका एस्से बेस्ट होगा हम उसको अवार्ड देंगे। ठीक है, कौन से लोग? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के लोग, जो मान किसको रहे हैं? न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट को मानो, जो न्यूटन की थियरी को मानते हैं। क्योंकि न्यूटन की थियरी से इतनी हल्की थोड़ी थी कि कोई ऐसे भी काट दे बात को। तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के लोगों ने मजे लेने के लिए सिर्फ क्या किया? एक एस्से का प्रोग्राम रखा। ये बात है 1819 की, यानी ये जो प्राइज कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ 1819 की, सन 1819 में। भारत में अभी क्या हो रहा है? सन 1819 में याद करिए, अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे पूरे भारत पर। ठीक है ना, मतलब ब्रिटिशर्स कब्जा कर रहे हैं 1809 के 19 के आसपास। यही तो हो रहा था इंडिया में। 1857 में पहली क्रांति होगी, अभी क्रांति का नाम ही नहीं है। तो प्राइज कंपटीशन रखा और उसमें कहा कि एस्से लिखो किस चीज पर बेस्ड? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। कंपटीशन हुआ, एस्से लिखाया, एस्से का रिजल्ट आया, और सोचो जीता कौन? करा कौन रहा एक्सपेरिमेंट? ये थियरी एस्से कंपटीशन करा कौन रहा? कंपटीशन करा रहे हैं वो लोग जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में, कॉर्पसेस के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और अगर लाइट कॉर्पसेस के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो स्टेट ट्रेवल करेगी, और अगर लाइट स्टेट ट्रेवल करती है तो उसका डिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही ऐसे लिखवा रहे हैं तो कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है कि ज्यादातर लोगों के चांसेस थे कि वही जीतता जो इनके हिसाब से सोचता, पर जीता कौन? जीते अगस्टिन फ्रेस्नेल। वो कंपटीशन जीता कौन? अगस्टिन फ्रेस्नेल जीते। इन्होंने अपना एसे डिफ्रैक्शन पर इतने लॉजिकल तरीके से लिखा कि फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर्स को, ज्यूरीज को वो बात माननी पड़ी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसी कुछ चीजें भी होती हैं। और एसे का विनर रहे कौन? अगस्टिन फ्रेस्नेल। ठीक है, सोचिए कि एकदम समझ लिए कि अपोजिट वो मगरमच्छ के हाथ पेट में हाथ डाल के और प्राइज मनी जीत लिया। पर एकेडमी वाले इतने आसानी से मानने वाले थोड़ी थे। एकेडमी वालों ने में से एक साइंटिस्ट थे, एकेडमी में ही एक साइंटिस्ट थे एसडी पॉइजन। क्या नाम था? एसडी पॉइजन। भाई साहब नाम ही खतरनाक है, जहरीला आदमी। एसडी पॉइजन ने कहा कि भाई अगर ऐसा होता है तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करो। ठीक, और एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए लॉजिक इन्होंने क्या दिया, पॉइजन ने, कि एक काम करते हैं, एक छोटा सा बॉल लेते हैं, ठीक, और उस छोटे से बॉल के सामने हम रे ऑफ लाइट को यानी बीम ऑफ लाइट को डालते हैं। अगर डिफ्रैक्शन होता होगा, अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता होगा तो क्या होगा? उस बॉल की परछाई बनेगी पीछे और बाकी पोर्शन में लाइट रहेगा। यानी एक बॉल लेते हैं, ठीक, इस बॉल पर क्या डालते हैं? बीम ऑफ लाइट डालते हैं। बॉल पर क्या डालते हैं? बीम ऑफ लाइट डालते हैं और यहाँ स्क्रीन लगा देते हैं। उम्मीद क्या थी भाई? सिंपल, अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये वाला पोर्शन एकदम डार्क रहेगा, ठीक है, और बाकी पोर्शन पे क्या रहेगी? लाइट रहेगी। सिंपल ऐसे फिनोमेनन होगा अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो, अगर डिफ्रैक्शन ना हो, ठीक, यानी इन एब्सेंस ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन नहीं हुआ तो ऐसा होगा। ये उम्मीद था, किसको था? एसडी पॉइजन को, कि भाई जब प्रूफ करेंगे फाइनल हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, खाली बात को लॉजिकली लिखे हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी दिन किया गया, उसी एकेडमी के सामने, एकेडमी के लोगों ने मिलके किया। अब हुआ एक्सपेरिमेंट और रखी गई बॉल, छोटी सी बॉल, जिसका साइज नियरली किसके आसपास हो? जिसका साइज हो नियरली लाइट के आसपास, ठीक है। अब जब इंटरफेरेंस, जब ये लाइट बीम डाली गई और स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया गया तो जो रिजल्ट आया एकदम से खतरनाक आया। कैसे? सबसे बीच वाले पोर्शन में, यानी जहां सबसे गाढ़ा शैडो मिलना चाहिए था, वहां हमको मिला ब्राइट। वहां क्या मिला? ब्राइट मिला। यानी ये पोर्शन में सबसे ज्यादा लाइट है, मैंने व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है। सबसे ज्यादा लाइट मिली कहां? जहां सबसे भयंकर शैडो मिलना चाहिए था। क्लियर है? और उसके ऊपर कुछ हल्की लाइट मिली, फिर कुछ पोर्शन के बाद फिर लाइट मिली, फिर, ठीक है, इस तरीके से उसके ऊपर फिर ब्राइट मिला, उसके ऊपर फिर डार्क मिला। यानी इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पैटर्न कुछ इस तरीके का मिला। जो जो व्हाइट व्हाइट बना हुआ है वो ब्राइट फ्रिंज बता रहा है, यानी कि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हुई और बीच बीच में पोर्शन पे लाइट क्या हुई? कम हुई। एक्चुअली ऐसे ना समझ के आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसा पैटर्न मिला, इस तरीके का। क्लियर हुआ? यानी बीच में सबसे ज्यादा लाइट, फिर कम, फिर लाइट, फिर कम, फिर लाइट, फिर कम, इस तरीके से। और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से प्रूफ हुआ कि डिफ्रैक्शन होता है। इससे प्रूफ हुआ कि डिफ्रैक्शन होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट या जो फेनोमेनन एकेडमी वाले फ्रेस्नेल का मजा लेने के लिए किए थे, वेव नेचर को मानने वाले लोगों का मजा लेने के लिए किए थे,
उस मजाक मजाक ने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ कर दिया और इससे श्योर हो गया कि लाइट क्या है, वेव है। और पीछे थॉमस यंग ने 1804 में ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिफाइन किया था, उसको ऑब्जर्व किया था। तो अब युद्ध शुरू हुआ किस चीज का, कि डिफ्रैक्शन होता है, श्योर हो गया। तो कैसे होता होगा, कितने टाइप का होता होगा, और डिफ्रैक्शन का पैटर्न कैसा दिखाई देगा, और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो हमारे क्लास हैं वो हम अब अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी की क्लास यानी डिफ्रैक्शन के टाइप, डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन, उसका पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न कैसा बनता है, और उसके फॉर्मूले क्या यूज होते हैं, उसके फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, उसके एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, और उससे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ये सभी चीजें हम अपने अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।